हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि 20,000 एमसीक्यू सीरीज जो है आपको बहुत पसंद आ रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, रोज मैं आभा भनोट लेकर आती हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू क्लासेस। तो आज जो है हम लोग और फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। आप जानते हैं कि हमने 350 क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने 350 फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा मैं रोज कहती हूँ, क्लास में आना है, अच्छे से पढ़ना है और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम फटाफट से देख लेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सेल्फ एम्प्लॉयड इन अ डेवलपिंग कंट्री हु आर एंगेज्ड इन स्मॉल स्केल लेबर इंटेंसिव वर्क बिलोंग मेनली टू द। देखिए आपको पता है कि हमारी इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारी इंडिया में अगर हम बात करें जो मेनली सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर स्मॉल लेबर इंटेंसिव वर्क की बात करें स्मॉल स्केल पे, तो वो किस चीज में जो है इन्वॉल्व है, किस चीज में एंगेज्ड है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास इनफॉर्मल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। आप हम सबको पता है कि जो हमारा मेन लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शेयर करना है ताकि और जो लोग हैं जुड़ सकें, इसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल्स टू द लोकसभा विद इन। आप जानते हैं कि हमारे पास जो पार्लियामेंट है दो तरीके की होती है, राज्यसभा एंड लोकसभा। ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि अब पॉलिटी का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में ये क्यों पूछा गया है, देखिए मनी बिल की यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो इसमें पूछा जाने का रीजन है वो है मनी बिल। मनी बिल क्या होता है, वो बिल मनी से रिलेटेड है, मतलब वो बिल जो कि लोकसभा जो है राज्यसभा के पास भेजती है एक्सेप्टेंस के लिए। उसमें इंक्लूड क्या होता है, जितने भी हमारे फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन होते हैं, कोई टैक्सेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन होते हैं, लोकसभा जो है वो मनी बिल जो टैक्सेस या किसी पॉलिसी से रिलेटेड होता है वो राज्यसभा के पास भेजती है ताकि वो उनको पढ़ें, उसमें रिजेक्शन है एक्सेप्टेंस है वो अपना जो है अपना एक मत उसमें दे और वो वापस उनको है लोकसभा को रिटर्न करना होता है। आपको बताना है कि वो कितने दिन या कितने महीने में उनको रिटर्न करना होता है। ऑप्शन है आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ्स, 14 डेज या 6 मंथ्स। बहुत सिंपल है, राज्यसभा को जो बिल है वो लोकसभा को 14 डेज के अंदर भेजना होता है। चलिए यहाँ पे देख लेंगे फटाफट से एक बार। when Lok Sabha passes a money bill, then Lok Sabha sends a money bill to Rajya Sabha for 14 days, during which it can make recommendations. वो अपना जो मत है वो उस मनी बिल के रिगार्डिंग दे सकते हैं। हम फटाफट से देख लेंगे कि मनी बिल में जो है हम लोग इंक्लूड क्या करते हैं। मनी बिल्स आर कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन या पब्लिक एक्सपेंडिचर। इतनी चीज क्लियर है, इतना आपको पता होना इनफ है। बाकी जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, राज्यसभा लोकसभा में क्या होता है वो आप पॉलिटी के वीडियो में जाके जरूर अटेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A speculator who sells stocks in order to buy back when price falls for gain is a। अगर हम एक सट्टेबाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से अंशों को इसीलिए बेचता है ताकि कीमत कम होने पर वह पुनः खरीद ले, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है बुल, बेयर, बोर या बाइसन। मैं आपको ये हर वीडियो में बताती हूँ, आपको अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ चुकी है ये चीज। वो इसीलिए करता है क्योंकि उस पॉइंट पे वो बियर सिचुएशन में होता है। मैंने आपको बियर बताया था कि करंटली प्राइसेस यहाँ है एंड फ्यूचर जो है उसको लग रहा है कि प्राइस फॉल होने वाली है, इसीलिए हाई प्राइसेस पे अपने वो शेयर्स को बेच देता है। अगेन सेम ही फोटोग्राफ में लगाऊंगी ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए अच्छे से कि जो बुल होता है वो यूजुअली ऊपर की तरफ अटैक करता है, इसका मतलब है कि इन फ्यूचर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। बेयर मुंह नीचे की तरफ करके चलता है, इसका मतलब इन फ्यूचर जो है प्राइसेस हमारे फॉल होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी की हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं वो है ब्लैक मार्केट। पैरेलल इकोनॉमी इमर्जेस ड्यू टू, आपके पास ऑप्शंस है टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स कंप्लायंस या टैक्स एस्टिमेशन। पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक मार्केट जो है किस वजह से जो है इमर्ज होती है, ये किस वजह से जो है निकल कर आती है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन होता है ऑप्शन नंबर बी, टैक्स इवेजन। टैक्स की जब हम लोग चोरी करने लग जाते हैं तो हमारी मेन इकोनॉमी के साथ एक और इकोनॉमी चलने लग जाती है जहां पे पैसा जो है आपस में ट्रांजैक्ट होने लग जाता है। लोग पैसा होल्ड करके रख लेते हैं ताकि उनको ज्यादा इनकम ना शो हो। इनकम ज्यादा शो नहीं होगी। आप जानते हैं हमारी टैक्स इकोनॉमी जो है, जो इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्स पेइंग है। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव एक तरीका होता है
कि जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उसको ज़्यादा टैक्स जो पे करना पड़ता है, इसीलिए इसको पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं कि वो साइमल्टेनियसली हमारे साथ एक और इकोनॉमी चलने लग जाती है। चलिए टैक्स इवेजन देख लेंगे वो क्या होता है। टैक्स इवेजन एक इलीगल एक्टिविटी है जिसमें पर्सन है या एंटिटी है वो डेलिबरेटली जो है अवॉइड करती है पेइंग अ ट्रू टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अगर वो लोग पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगते हैं और पेनल्टीज भी लगती हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इनमें से किसको जो है हम लोग अपनी टैक्स एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑप्शन है आपके पास सर्विसेज ऑफ अ टीचर, सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ या सर्विसेज ऑफ मेड सर्वेंट। इसमें से किसको जो है हमने नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑप्शंस आपको मैंने दे दिए हैं और इसका करेक्ट आंसर है सर्विसेज ऑफ ए हाउसवाइफ। एक गृहिणी की जो सेवाएं होती हैं उसको हम अपनी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए अंडर राइटिंग रेफर्स टू, ये एक थोड़ा सा हमारा अकाउंटिंग टर्म आ जाता है। अंडर राइटिंग हामीदारी का अर्थ है, ऑप्शन है आपके पास अंडर एस्टिमेशन, अंडर सेलिंग, वाइंडिंग अप द बिजनेस या एन एक्ट ऑफ इंश्योरिंग रिस्क, जोखिम का बीमा करवाना। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एन एक्ट ऑफ इंश्योरिंग रिस्क। अंडर राइटिंग का मतलब होता है, देखिए अंडर राइटिंग में बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पे सपोज करो हमारी एक फर्म है, ठीक है, बीच में आ जाता है हमारा एक अंडर राइटिंग कंपनी आ जाती है, ये आ जाता है एक अंडर, यहाँ पे एक अंडर राइटर आ जाता है बेसिकली, ठीक है, और उसके बाद जो है जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक कंपनी है उसके बीच में एक अंडर राइटर आ जाता है एंड देन हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं। जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उनको पता होता है कि उनके पास इतनी आसानी से इन्वेस्टर्स नहीं आने वाले होते हैं, तो वो लोग उस सिचुएशन में क्या करते हैं, एक अंडर राइटर को जो है अपने बिहाफ पे अपॉइंट करते हैं ताकि वो उनके कंपनी के लिए एक फेस बने कि अगर हमारे पास, हमें पता है कि कोई इन्वेस्टर जो है डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि हम एक न्यू कंपनी है, तो वो क्या करते हैं अंडर राइटर को बोलते हैं कि आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच करो। इन केस इन्वेस्टर्स उनको जो है जो उनकी रिक्वायरमेंट है उतने नहीं मिलते हैं तो जितने भी उस कंपनी के शेयर्स होते हैं वो अंडर राइटर को खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए बेसिकली अंडर राइटर को क्या मिलता है, अंडर राइटिंग कमीशन मिलती है ताकि जो है वो जो न्यू कंपनी है उसके शेयर्स को बेच सके। तो वहां पे डायरेक्टली जो कंपनी डील नहीं करती है, अंडर राइटर जो है इन्वेस्टर्स के साथ डील करती है। चलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको यहाँ पे मीनिंग क्लियर है, वही सेम चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, आप एक बार जरूर इसको रीड आउट कर लेना, इसका वर्जन मैंने आपको बता दिया है। चलिए अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझा दिया है कि एक पुनर् प्रतिस्पर्धा में जो है ऑप्शन है वो क्या इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन है आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता है, वो परफेक्ट इसीलिए क्योंकि वहां पे सारी चीजें क्या हैं, सारी चीजें बिल्कुल बराबर है, इक्वल इक्वालिटी में मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है एवरेज रिटर्न रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन ये सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे डिमांड, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो बिल्कुल बराबर होती है। प्राइसिंग भी आपको पता है वो प्राइस मेकर नहीं होते हैं, दे आर प्राइस टेकर। जो इंडस्ट्रीज में उम्मीद करें आपको पता है जहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स गिनती करके बहुत सारी एक इंडस्ट्री बनाती है, जहाँ पे एक इंडस्ट्री जो हेड होती है वही प्राइस बनाती है और नीचे जितनी फर्म्स हैं उनको वही प्राइस जो है कस्टमर से लेनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इट इज प्रूडेंट टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द आउटपुट व्हेन द इंडस्ट्री इज ऑपरेटिंग इन द स्टेज ऑफ। प्रूडेंट का मतलब होता है कि बहुत ध्यान से या बहुत जरूरी है, बेसिकली मतलब है केयरफुल होकर जो है डिटरमाइन करना पड़ता है साइज ऑफ द आउटपुट व्हेन द इंडस्ट्री इज ऑपरेटिंग इन द स्टेज ऑफ। जब उद्योग डैश के चरण में कार्य कर रहा है तब उत्पादन के आकार को निर्धारण करना चतुराई होगी। ऑप्शन है आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स या नेगेटिव रिटर्न्स। देखिए सीधी सी बात है, अगर मेरी कंपनी जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न में चल रही है, मतलब कि मैं एक एडिशनल कोई भी इनपुट उसमें लगाऊंगी, मुझे पता है उससे मुझे नुकसान ही होने वाला है, जो आउटपुट निकल के आएगा वो बेनिफिशियल नहीं होगा, तो इस स्टेज पे आके जो है मैं अपनी कंपनी को बार बार जो है चेक जरूर करूंगी कि मुझे घाटा ना हो।
ठीक है, तो मेरा ऑप्शन जो है डिमिनिशिंग रिटर्न यहाँ पे बिल्कुल जो बोलते हैं करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लाभ की कमी आनी शुरू हो जाती है। मुझे रिटर्न्स जो हैं हर एक आउटपुट इनपुट लगाने पे जो रिटर्न्स आ रहे हैं, आउटपुट आ रहे हैं, उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मुझे अपना साइज ऑफ आउटपुट जो है वो चेक करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, वही सेम चीज मैंने आपको यहाँ बता दी है कि देख लीजिए, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है वो पॉइंट जहां पर एक एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाने से जो रिजल्ट है दैट विल बी स्मॉलर इंक्रीज इन आउटपुट। तो यहाँ पे जो है मुझे साइज ऑफ आउटपुट जो है चेक करना बहुत जरूरी होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, freeing the economy from all unnecessary controls and regulations is referred to as, अगर मैं अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं नियमों को स्वतंत्र कर देना कहलाता है। अगर मैं इकोनॉमी में से जितने भी कंट्रोल अगर गवर्नमेंट किसी तरीके का कोई रूल एंड रेगुलेशन लगाया हुआ है इकोनॉमी से, जब वो उसको हटा देगा तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास फ्रीडम, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन। आप सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी में एक आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो आई थी हमारी 1991 में, जहां पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एलपीजी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये चीज पता है। एलपीजी में क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या था? जहां पे जो है गवर्नमेंट जो है जितने भी अननेसेसरी जो भी उन्होंने कंट्रोल या रेगुलेशंस लगाई हुई थी उनको उन्होंने हटा दिया था, इकोनॉमी को फ्री कर दिया था। प्राइवेटाइजेशन में जो गवर्नमेंट है अपनी जो भी शेयर होल्डिंग है उसको प्राइवेट कंपनीज के लिए उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था कि प्राइवेट कंपनीज भी जो है अब इक्वली पार्टिसिपेट करें इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और ग्लोबलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? ग्लोबलाइजेशन में फॉरेन कंट्रीज जो है उनको पूरी छूट दी जाती है कि वो हमारी कंट्री में आए, अपना पैसा इन्वेस्ट करें और जो है हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट अप कर दें। तो ये थी हमारी एलपीजी की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। चलिए लिबरलाइजेशन देख लेंगे, वेयर बाय अ स्टेट लिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन सम प्राइवेट इंडिविजुअल एक्टिविटीज। ठीक है, कोई भी अगर बैन पहले लगाया गया था अब वो नो लॉन्गर जो है एग्जिस्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड बाय, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या डिक्रीजिंग मनी सप्लाई। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इन्फ्लेशन बढ़ने से जो है हमारी जो सप्लाई होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उस केस में हमारी सप्लाई भी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हमें पता है कि पैसा जो है हमें ज्यादा मिलने लग जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन को चेक करना है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? लोगों के पास पैसा कम होने लगेगा तो वो चीजें कम खरीदेंगे, इवेंचुअली जो है हमारी इन्फ्लेशन डाउन आ जाएगी, क्योंकि लोग खरीदेंगे ही नहीं, सप्लाई बढ़ती रहेगी, ओवर स्टॉकिंग होती रहेगी, इवेंचुअली प्राइस को कम होना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो रेफर टू एज, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? ऑप्शन है आपके पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट या कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो होता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो कि विद टाइम हमारे मार्केट में क्या डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो विच कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। चलिए यहाँ पे देख लेंगे एक बार, एक्सचेंज रेट जो है डिटरमाइन किया जाता है बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, गवर्नमेंट जो है अगर किसी तरीके की कोई फ्लक्चुएशन आ भी जाती है तब भी गवर्नमेंट जो है इसमें कोई भी रोल जो है प्ले नहीं करता है। चलिए कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू, जो हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप किसके बीच में है? इनपुट और आउटपुट के बीच में, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन की बात है। कंजम्पशन फंक्शन आपको बताना है उपभोग फलन का क्या आशय है या उससे क्या मतलब समझ में आता है। ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इनपुट एंड आउटपुट या इनकम एंड कंजम्पशन। आपको बताना है कंजम्पशन फंक्शन क्या रेफर करता है। तो बहुत सिंपल है, ये जो है हमारे को इनकम एंड कंजम्पशन की कितनी इनकम होगी और उसका हमारी कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताता है। यहाँ पे जो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारी कंजम्पशन फंक्शन का जो रूल है ये भी हमें जे.एम. कीन्स ने ही प्रोवाइड किया था, उसकी थ्योरी में ये जो है कंजम्पशन फंक्शन का पॉइंट आया है। चलिए ये चीज याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है फर्दर किसी क्वेश्चन में ये चीज आए तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देख लेंगे कंजम्पशन फंक्शन क्या है, डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन और एक पर्सन की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। और ये किसने बताई थी हमें?
J.M. कीन्स ने बताई थी। बस ये मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इंसिडेंस का मतलब होता है कि इवेंचुअली जो है उस टैक्स का भार या इवेंचुअली जो टैक्स किसको पे करना पड़ता है वो बताता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो ऑप्शन है आपके पास, हु पेज द टैक्स, हु बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स, हाउ टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड, या हाउ ट्रांसफर्स द टैक्स बर्डन, हु ट्रांसफर्स द टैक्स बर्डन। मैं आपको बता चुकी हूँ इंसिडेंस का मतलब क्या है कि इवेंचुअली जो है एक टैक्स का भार जो है वो किसके ऊपर पड़ेगा वो बताता है हमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हु बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स, की इवेंचुअली जो है कर का भार है वो किसको उठाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यही सेम एक्सप्लेनेशन है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 364। चलिए यहाँ पे अब अच्छे से दिखेगा आपको। एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है उसमें वो बढ़ रही है, इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। देखिए वो कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम जो है मतलब एक बंदे की आय जो है, अगर हम लोग एक सिंपल प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो उसमें वृद्धि हो रही है, पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ रही है। लेकिन उसके वाइस वर्सा उसने बोला है कि इकोनॉमिक वेलफेयर जो है एक कंट्री का या इकोनॉमी का वो नहीं बढ़ रहा है। वो कब किस सिचुएशन में होगा? ऑप्शन है आपके पास, व्हेन सच इंक्रीज इज द रिजल्ट of an increased production of comforts, when such increase is the result of increase in agricultural production, when it is the result of an increase in production of industrial goods, when such increase is the result of increased production of intoxicants। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे हर सिचुएशन में जो है आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इंटॉक्सिकेंट्स की तो यहाँ पे किसी भी तरीके से इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होगा, यहाँ पे इंटॉक्सिकेंट्स के प्रोड्यूस होने से लोगों का नुकसान ही होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगी इस सिचुएशन में, लेकिन जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व आपको बताना है कि वो कैसी दिखती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिवली स्लोपिंग या नेगेटिवली स्लोपिंग। आपको बताना है जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होती है वो एग्जैक्टली उसकी जो कर्व होती है वो किस डायरेक्शन में जाती है, किस तरीके से होती है। आपके पास ऑप्शंस मैंने जो है वो बता दिए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजॉन्टल। हम सबको पता है ये। चलिए यहाँ पे देख लेंगे एक बार। देखिए ये है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट जो है हॉरिजॉन्टल इसलिए होती है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी भी प्रोडक्शन के लेवल पे जो है डिपेंड नहीं करती है। ये वो कॉस्ट होती है जो एक कंपनी को इररिस्पेक्टिव के वो कितना आउटपुट या कितनी प्रोडक्शन कर रही है ये उसको बेयर करने ही पड़ते हैं। लैंड का रेंट वो पे करना ही करना है, इसी तरीके का जैसे म्यूनिसिपल टैक्स है फॉर एग्जाम्पल, वो पे करना ही है, प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये कभी भी जीरो से भी देखो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये चाहे प्रोडक्शन जीरो भी होगी तो भी ये कॉस्ट जो है कंपनी को बेयर करनी ही पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इकोनॉमिक रेंट डज नॉट अराइज व्हेन द सप्लाई ऑफ अ फैक्टर यूनिट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक। आपको बताना है कि इकोनॉमिक रेंट जो है अराइज नहीं होगा अगर जो हमारा फैक्टर यूनिट है उसकी सप्लाई कैसी है। देखिए इकोनॉमिक रेंट का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए। देखिए नॉर्मली हम जो एक रेंट पे करते हैं, हमें पता है कि हमने कल भी क्वेश्चन किया था, जो रेंट पे करते हैं वो हमें लॉन्ग रन में भी पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक है, प्राइस कोई भी रहे हमें उसकी जरूरत पड़ती ही है, इसीलिए जो है उसकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है लॉन्ग रन में भी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि इकोनॉमिक रेंट जो है वो नहीं बढ़ेगा जब हमारे जो फैक्टर यूनिट है, फैक्टर यूनिट मतलब लैंड, लेबर, हमारी कैपिटल और एंटरप्राइज जो है, इसकी सप्लाई कैसी होगी? इसकी सप्लाई जब हमारी परफेक्टली इलास्टिक होगी, मतलब जरा सा अगर प्राइस चेंज होगा तो इनकी जो है डिमांड में फर्क पड़ने लगता है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। तो उसका इकोनॉमिक रेंट पे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए इकोनॉमिक रेंट होता है वो पैसा जो हम लोग अपनी कॉस्ट होने के बाद भी पे करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक रेंट क्या है कि वो एडिशनल पैसा जो हम लोग कॉस्ट के ऊपर जो है बाद में भी पे करते हैं। अगर हमारा फैक्टर यूनिट की सप्लाई इलास्टिक रहेगी
उसकी जो डिमांड है उसकी प्राइस की वजह से फ्लक्चुएट करती रहेगी, तो हमारा इकोनॉमिक रेंट वाला पॉइंट ही हम लोग मीट नहीं कर पाएंगे। हम लोग रेंट कैसे पे करेंगे अगर हमारी जो फैक्ट्री यूनिट की सप्लाई है वो इलास्टिक रहेगी। चलिए यहाँ पे सेम एक्सप्लेनेशन जो है मैंने प्रोवाइड कर दी, आप इसको एक बार रीड जरूर करें। देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इकोनॉमिक रेंट जो है वो एक पेमेंट है जो कि हम लोग देते हैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर को इन एक्सेस ऑफ द कॉस्ट जो मैंने आपको बताया नीडेड टू ब्रिंग दैट फैक्टर इनटू प्रोडक्शन। नॉर्मल रेंट से जो हम ज्यादा रेंट पे करने लग जाते हैं दैट इज इकोनॉमिक रेंट, क्योंकि वो उसकी जरूरत की वजह से हम लोग पे करते हैं। ठीक है, चलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन मीन्स पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है, ऑप्शन है आपके पास, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स लेस सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लेस बायर्स, या नन ऑफ दीज। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब है जहाँ पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट, जिसका जो प्राइस है, जो कंपनीज वहां पे काम कर रही है वो प्राइस टेकर होती है। आपको 4 पॉइंट्स हमेशा परफेक्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड याद रखनी है। तुम्हारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हमारा बैंकिंग की तरफ जो है थोड़ा ज्यादा जाएगा, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स से हटके भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इसमें। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है आफ्टर नेशनलाइजेशन वो क्या बन गया था? नेशनलाइजेशन के बाद, राष्ट्रीयकरण के बाद जो है हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बन गया था? ऑप्शन है आपके पास आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, या इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पहले ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो पहले ही 3 बैंक्स को मर्ज करके बना था, बैंक ऑफ बंगाल, उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे एंड देन बैंक ऑफ मद्रास। इन सबको जब तीनों बैंक्स जो है आपस में मिल गए थे तो हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो मेनली बन गया था। उसके बाद जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को है नेशनलाइजेशन के बाद उसको बना दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतनी चीज क्लियर है? चलिए ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स विच हैव, अगर हम लोग बात करें ये ऐसी वस्तुएं हैं, ये मतलब ऑप्शन है आपके पास किस टाइप के डिमांड के एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्शन है आपके पास कॉम्पोजिट डिमांड, जॉइंट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड, या ऑटोनॉमस डिमांड। ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल, हमें पता है कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और इनकी जो डिमांड होती है वो ज्वाइंट होती है। ब्रेड के साथ बटर की रिक्वायरमेंट होती है, कार है तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए है, तो इसलिए इनको बोलते हैं जॉइंट डिमांड। चलिए यहाँ पे एक बार देख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, जैसे कार एंड टायर्स है, ब्रेड एंड बटर है, टूथपेस्ट एंड ब्रशेज हैं, जिनकी जो रिक्वायरमेंट जो है इकट्ठे पड़ती है एंड वेयर अ चेंज इन डिमांड फॉर वन कॉजेज अ सिमिलर चेंज इन डिमांड फॉर द अदर इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड। इतनी चीज क्लियर है? यहाँ पे देखिए और जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो दोनों की इकट्ठी बढ़ेगी या दोनों की इकट्ठे ही कम हो जाएगी, डिपेंड करेगा कि किसकी प्राइस में जो फॉल हो रहा है कि राइज हो रहा है। चलिए बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए बैड मनी विल ड्राइव आउट गुड मनी फ्रॉम सर्कुलेशन, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे दोबारा डालने का रीजन ये है क्योंकि हम लोग ने इसमें से एंजल्स लॉ भी किया है, ग्रेशम्स लॉ भी किया है, सेल्स लॉ भी किया है, तो मैं चेक करना चाहती थी कि आपको याद है भी है कि नहीं। चलिए ऑप्शंस हैं आपके पास, मैंने बता दिया है, एंजल्स लॉ, ग्रेशम्स लॉ, सेल्स लॉ, या वेगनर लॉ। बैड मनी विल डिराइव आउट गुड मनी फ्रॉम सर्कुलेशन, ये किसने बोला था, ये कौन से लॉ में है? वो है ग्रेशम्स लॉ में, ये चीज मेंशन है ग्रेशम्स लॉ में। चलिए एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है। ग्रेशम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर दो फेस वैल्यू, अगर 2 पॉइंट्स की बिल्कुल सेम है लेकिन एक बैड मनी है और एक गुड मनी है, बैड मनी जो है इतने ज्यादा सर्कुलेशन में आएगा क्योंकि लोग जो है गुड मनी को होल्ड करके रख लेंगे और उसको आउट ऑफ सर्कुलेशन ही निकाल देंगे। चलिए इफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज टू रेज रेवेन्यू, अगर गवर्नमेंट का जो काम है या गवर्नमेंट का इस टाइम करंटली मेन मोटिव है कि मुझे रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो इसमें से क्या करेगा, मतलब जो टैक्स की कमोडिटी, वो कैसे कमोडिटीज हैं, टैक्स कमोडिटीज को बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिनके ऑप्शन है आपके पास हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको बताना है कि अगर सरकार को
अपनी जो है इनकम जनरेशन, रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो वो किस तरीके के गुड्स को है जो स्टार्ट करेगा? बहुत सिंपल सी है, वो उन गुड्स को स्टार्ट करेगा जिनकी लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, मतलब कि प्राइस कोई भी रहे, प्राइस बढ़े प्राइस कम हो, उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग उसको खरीदेंगे, अपने आप इनकम जनरेशन होगी और गवर्नमेंट के पास क्या आएगा? रेवेन्यू आ जाएगा। चलिए, वही सेम चीज यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मैंने आपको बताया है वो क्या है? सेंसिटिविटी बताता है ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन द प्राइस। ठीक है, चलिए, कोर इंडस्ट्रीज आर, महत्वपूर्ण उद्योग है, ऑप्शन है आपके पास, बेसिक इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज। आपको बताना है कोर इंडस्ट्रीज क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है? वो इंडस्ट्रीज जिनकी एग्जिस्टेंस के बिना हमारे बाकी की कोई भी इंडस्ट्री जो है काम नहीं कर सकती है। इसका मतलब कोर इंडस्ट्री है हमारी बेसिक इंडस्ट्री। चलिए देख लेंगे हमारे पास टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, दोज इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर अदर इंडस्ट्रीज एज वेल। चलिए देख लेंगे कौन सी है। सीमेंट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, नेचुरल गैस। ये हमारी जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं कि जिनकी प्रोसेसिंग के बिना हमारे आगे का काम नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एक्सप्लेन्ड बाय कंज्यूमर सरप्लस, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई या कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। मैंने आपको आज ही की वीडियो में जो ये चीज एक्सप्लेन कर दी है कि जो फंक्शनल रिलेशनशिप है इनकम और कंजम्पशन की, वो किसने दी थी? कीन्स ने दी थी। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कीन्स है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन से उसके आगे पीछे के रिलेटेड पॉइंट्स आपको पता होने बहुत जरूरी है। इंपीरियल बैंक के आपको आगे पीछे के पॉइंट बता दिए कि वो स्टार्ट हुआ था तो वो 3 बैंक थे, उनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया और इवेंचुअली नेशनलाइजेशन के बाद वो क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। चलिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर, पूर्ण रोजगार एक स्थिति है जिसमें there is no involuntary unemployment, there is involuntary unemployment, there is no voluntarily unemployment या there is voluntary unemployment। full employment क्या situation है? ऑप्शन जो है इसका ए वो बिल्कुल करेक्ट है, जहां पे किसी तरीके की भी जो है आपकी involuntary unemployment नहीं है। full employment का मतलब होता है जहां पे जो भी पर्सन जो है काम कर सकता है, उसके पास काम भी है और वो willingly काम कर रहा है। ठीक है, वो सिचुएशन इन विच एवरी एबल बॉडीड पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेजेस इज इन फैक्ट एम्प्लॉयड। ठीक है, दैट इज वाई फुल एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे जो है लोग खुद से अनएम्प्लॉयड नहीं रह रहे हैं। चलिए, if the central bank wants to encourage an increase in the supply of money and decrease in the cost of borrowing money, it should, अगर केंद्रीय बैंक को मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि तथा मुद्रा उधार लेने की लागत में कमी को प्रोत्साहित करना है तो इसमें से वो क्या करेगा? लोअर करेगा कैश रिजर्व रेशियो, रेज डिस्काउंट रेट्स, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, यहाँ पे उसको मनी सप्लाई तो बढ़ानी है और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी को डिक्रीज करना है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा? सिंपल सी चीज है, वो कैश रिजर्व रेशियो को जो गवर्नमेंट को आरबीआई रखती है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एक रिजर्व रेट रखती है कि आपको इतना पैसा जो है बिल्कुल रिजर्व रखना है, उसको कम कर देगी। जैसे ही कमर्शियल बैंक्स के पास जो है वो रेट कम होगा, अब फॉर एग्जांपल अगर 4% आरबीआई ने रखा है, उसको 3% कर दिया है, तो अब बैंक के पास 1% जो है ज्यादा पैसा है लोगों को लेंड करने के लिए, ऑटोमेटिकली जो है सप्लाई ऑफ मनी जो है बढ़ जाएगी। चलिए, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार का अर्थ है, सिंपल है, सिंगल बायर, मैनी सेलर्स, सिंगल सेलर या मैनी बायर्स। बहुत सिंपल सा है। मोनोपोली क्या है? जहां पे आपके पास एक ही सेलर होता है। मोनोपोली एक सेलर, डुओपोली 2 सेलर्स, और उसके बाद ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स है, वहां पे 2 से ज्यादा सेलर्स है बेसिकली। चलिए, यहाँ पे वो सेम चीज मैंने आपको बता दी है। मोनोपोली है सिंगल सेलर, डुओपोली है 2 सेलर्स, ओलिगोपोली है मोर देन 2 सेलर्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रेगुलेटेड मार्केट जो है, चलिए मैं एक बार इसको हटा देती हूँ आपको। चलिए,
अब देखेंगे क्या है क्वेश्चन में। रेगुलेटेड मार्केट, आपको वो कह रहा है कि रेगुलेटेड मार्केट एम करती है एट डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रक्चर टू, ऑप्शंस है आपके पास, वाइडन द प्राइस स्प्रेड बिटवीन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, नैरो डाउन द प्राइस स्प्रेड बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, increase the non-functional margin of the traders या maximize the non-functional margins of the commission agent। देखिए रेगुलेटेड का मतलब, जहां पे रेगुलेटेड आ गया इसका मतलब ये जो काम है वो गवर्नमेंट जो है इसमें पूरा अपना रोल प्ले कर रही है। और गवर्नमेंट जो है एक ही काम करता है कि जो प्राइस प्रोड्यूसर ने रखा है और कंज्यूमर है उनके बीच में जो गैप हो वो कम हो। गवर्नमेंट का सबसे मेन मोटिव यही रहता है कि प्रोड्यूसर उतना ही प्राइस रखे जितना कंज्यूमर जो खरीद सके, तो कोशिश वही रखते हैं कि प्राइस जो है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में है वो कम से कम हो। ठीक है, तो रेगुलेटेड मार्केट का जो है मार्केटिंग स्ट्रक्चर को डेवलप करने का एम यही होता है ताकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो प्राइस गैप है वो कम से कम रहे। चलिए एक बार देख लेंगे यहाँ पे, रेगुलेटेड मार्केट वो मार्केट है ओवर विच government bodies or less commonly industry or labor groups exert a level of oversight and control। इतनी चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। चलिए बहुत बार मैं हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। मार्जिनल कॉस्ट है, आपको पता है मार्जिनल का मतलब क्या है, एक एडिशनल पैसा लगाने से मुझे कितना आउटपुट जो है मिल रहा है। मार्जिनल कॉस्ट की बात है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए लगाने से मुझे आगे जो है एक प्रोडक्ट मिल रहा है, उसमें से निकल के 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। एक एडिशनल पैसा लगाने से एक कितना एडिशनल आउटपुट मुझे मिल रहा है। ऑप्शन है आपके पास, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द टोटल आउटपुट, या कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो बहुत सिंपल सी बात है, मार्जिनल कॉस्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, क्योंकि मार्जिनल का मतलब ही है एक एक्स्ट्रा पैसा लगाकर क्या एक्स्ट्रा आउटपुट हमें मिलेगा। चलिए अंडर फुल कॉस्ट प्राइसिंग, अगर हम लोग फुल कॉस्ट प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस इज डिटरमाइंड, प्राइस कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन है आपके पास, बाय एडिंग अ मार्जिन टू द एवरेज कॉस्ट, by comparing marginal cost and marginal revenue, by adding normal profit to the marginal cost, या by the total cost of production। full cost pricing, full cost pricing का मतलब होता है कि जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वैल्यू, जो भी प्राइस रखा गया था प्लस उसमें अगर किसी तरीके का भी प्रॉफिट मार्जिन जो हमें ऐड करना है उसकी एवरेज कॉस्ट में, वो बन जाता है हमारा फुल कॉस्ट प्राइसिंग। मतलब कि पूरा का पूरा जो है एक प्रोडक्ट इस प्राइस पे जाने वाला है कि हमने ये प्रॉफिट मार्जिन रखा था कि फॉर एग्जांपल हमने कंपनी ने 10% जो है मार्जिन रखा है कि हमें हर प्रोडक्ट पे 10% जो है प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। उस एड अप जो उस मार्जिन को भी ऐड कर देते हैं हम लोग अपने कॉस्ट में, वो बन जाता है हमारा फुल कॉस्ट प्राइसिंग। तो हमारा ऑप्शन ए जो बिल्कुल करेक्ट है, बाय एडिंग अ मार्जिन टू द एवरेज कॉस्ट। चलिए यहाँ पे देख लेंगे, फुल कॉस्ट प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग मेथड दैट सेट्स द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय एडिंग अ परसेंटेज प्रॉफिट मार्कअप टू एवरेज कॉस्ट और यूनिट टोटल कॉस्ट। इतनी चीज क्लियर है, मतलब हमारी जो भी टोटल कॉस्ट थी उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारा फुल कॉस्ट प्राइसिंग आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट मेनली ऑन, आर्थिक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर होता है। ऑप्शन है आपके पास, लेवल ऑफ कंजम्पशन, प्राइस स्टेबिलिटी, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट या पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए सीधी सी बात है, हमारी इकोनॉमी जो है तभी ग्रो करेगी जब हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगी, जो मेनली बात है। और कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगी, जब लोग सेव करके अपना पैसा जो है इवेंचुअली इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, जब लोग सेव करके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगी और कैपिटल फॉर्मेशन से हमारी इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स में है, सीधी सी बात है, सब कुछ बहुत कुछ इंटर रिलेटेड है। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ इतनी दूर तक आपस में लिंक्ड है, तो सब कुछ इकट्ठे पढ़ना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द लोन्स रेज्ड इज कॉल्ड, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज का भुगतान क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास, डेट सर्विसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डिस्काउंटेड बजटिंग या ब्रिज लोन। बहुत सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए डेट सर्विसिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है।
जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट जो उन्होंने लोन रेज किए होते हैं उस पर पे करती है, डेट इज डेट सर्विसिंग। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेंगे एक बार इसकी। डेट सर्विसिंग या डेट सर्विस जो है इज द कैश दैट इज रिक्वायर्ड टू कवर द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑन अ डेट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, वो पैसा जो है अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल जो है हमें पे करना होता है, जो हमारा इंटरेस्ट होती है, वो पैसा जो उसके रीपेमेंट के लिए चाहिए, दैट इज डेट सर्विस या डेट सर्विसिंग। चलिए, द सनराइज इंडस्ट्रीज इम्प्लाई, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपके पास, पेट्रोकेमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सनफ्लावर ऑयल इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्रीज, बेसिकली सनराइज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो अभी न्यूली जो है बन रही है और उनका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है, वो होती है सनराइज इंडस्ट्रीज। तो उसमें है जो इंक्लूड मेनली करता है वो है पेट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जिनका फ्यूचर जो है वो अभी नई बनी है लेकिन उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट होता है, वो होती है हमारी सनराइज इंडस्ट्रीज। देख लेंगे यहाँ पे, सनराइज इंडस्ट्रीज जो है वो है दैट इज न्यू एंड रिलेटिव और रिलेटिवली न्यू, इज ग्रोइंग फास्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू बिकम इम्पोर्टेंट इन द फ्यूचर। अपार्ट फ्रॉम जो है और भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें, हाइड्रोफ्यूजन हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन में है जो भी कंट्री इंडस्ट्रीज, वो उसमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, स्पेस टूरिज्म एंड ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडियाज जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। चलिए, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय, उनको कौन स्पॉन्सर करता है? हम लोगों ने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में क्वेश्चन कवर किया था कि रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो कौन सी ईयर में जो है स्टार्ट हुए थे बेसिकली, और उसमें कितने बैंक्स जो है उस पॉइंट पे बनकर आए थे। मैंने आपको सारे नाम बताए थे, आपको बताना है, और मैंने उसमें ये भी बताया था कि उसमें उन पर्टिकुलर बैंक्स को स्पॉन्सर किसने किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताना है कि आरआरबीज को जो है बेसिकली स्पॉन्सर कौन करता है। ऑप्शन है आपके पास, नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई, एसबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, वही इनको स्पॉन्सर करते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेंगे कि वो कौन से बैंक्स हैं। जब आरआरबीज बने थे तो कौन से 5 आरआरबी जो है मेनली बने थे और उनको स्पॉन्सर किसने किया था। चलिए, प्राथमा बैंक सबसे जो है 5 में से फर्स्ट बैंक था जिसको स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने, और वो कहाँ पे है? मुरादाबाद यूपी में था, बना था। उसके बाद है गौर ग्रामीण बैंक जो मालदा वेस्ट बंगाल में बना था, उसको स्पॉन्सर किया था यूसीओ बैंक ने। उसके बाद गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था जो गोरखपुर यूपी में बना था, उसको स्पॉन्सर किया था एसबीआई ने। हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि है भिवानी हरियाणा में, उसको स्पॉन्सर किया था पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। उसके बाद लास्टली हमारा जयपुर नगौर अंचलिक ग्रामीण बैंक था जो जयपुर राजस्थान में बना था, जिसको स्पॉन्सर अगेन किया था यूसीओ बैंक ने। ठीक है, तो बेसिकली जो है हमारे रीजनल रूरल बैंक्स है उसको स्पॉन्सर कौन करता है? हमारे नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स। चलिए, व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागत क्या है? मैंने आपको सेलिंग कॉस्ट का मतलब आई थिंक लास्ट वीडियो में ही बताया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे ऑप्शन कुछ और था, आंसर कुछ और था, यहाँ पे मैं आपको न्यू ऑप्शंस लेकर आई हूँ। ऑप्शंस है कॉस्ट इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कमोडिटीज टू मार्केट, कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट इनकर्ड ऑन कमीशन एंड सैलरीज पर्सोनल, या कॉस्ट इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट। देखिए यहाँ पे जो है चीज आपको ध्यान रखनी है, सेलिंग कॉस्ट में आपका जो है यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट में बी भी इंक्लूड होगा और डी भी इंक्लूड होगा। ठीक है, क्यों इंक्लूड होगा यहाँ पे? वैसे आपको बताऊं ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सारी ही चीजें जो है इंक्लूड होंगी, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप लोग पे करते हैं, आप लोग एज एन एक कंपनी पे करती है अपने प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए, उसकी हर तरीके से प्रमोशन करने के लिए, हर तरीके से उसके जो भी प्रोडक्ट को बेचने में जो भी लोग इन्वॉल्व है उनकी सैलरीज भी इंक्लूडेड होती है उसमें, प्लस मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होता है वो भी हमारी सेलिंग कॉस्ट में ही इंक्लूड होती है। तो ऑल जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हैं। इतनी चीज क्लियर है यहाँ पे? चलिए ओके, नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से। Countries that depend mainly on the export of primary products for their income are prone to, वो countries जो कि primarily जो है अपने प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे ही जो है डिपेंड करती है अपनी इनकम जनरेशन के लिए, वो ज़्यादातर किस चीज़ के लिए प्रोन होती हैं, या वो बेसिकली किस चीज़ पर निर्भर करती है, डिपेंडेंट होती हैं। ऑप्शन है आपके पास,
आर प्रोन टू इन्फ्लेशन, इन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट या स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको बताना है कि कंट्रीज जो कि अपने एक्सपोर्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है इनकम जनरेशन के लिए, वो किस चीज के लिए प्रोन होती हैं। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के लिए प्रोन होती है, क्योंकि देखिए इन केस प्राइमरी प्रोडक्ट्स में वहां पे काम नहीं बना तो वहां पे इकोनॉमी में फटाफट से क्या आ जाएंगी, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होने लग जाएगी, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर का टाइम पीरियड जो होता है वो शॉर्ट होता है कि सीजनल काम है वहां पे, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहां पे बढ़ जाएगी। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अ ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, ट्रेड का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो हमारा ट्रेड पॉलिसी जो है क्या कंसिस्ट करता है, ऑप्शन है आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी या बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉलिसी। बहुत सिंपल है, ट्रेड पॉलिसी क्या इंक्लूड करता है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को इंक्लूड करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे What is needed for creating demand? डिमांड क्रिएट करने के लिए या मांग का सृजन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आपके पास प्रोडक्शन, प्राइस, इनकम या इंपोर्ट। डिमांड को क्रिएट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, देखिए प्राइस बाद की बात है, इनकम बाद की बात है, इंपोर्ट करना बाद की बात है। अगर डिमांड क्रिएट करनी है तो उसके पहले सबसे पहले आपको प्रोडक्शन की जो है बहुत जरूरत होगी। पहले प्रोड्यूस करोगे तभी किसी चीज की आप डिमांड की किसी तरीके से एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। चलिए एक स्टैटिक इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है किसने कही है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ऑप्शन है आपके पास रॉबिन्स, जेएस मिल, एडम स्मिथ या कीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बहुत सिंपल है, वो ये स्टेटमेंट दी है आपकी एडम स्मिथ ने। चलिए यहाँ पे देख लेंगे, पायनियर्स ऑफ साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स डिफाइंड इट एज साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने बेसिकली जो है, एडम स्मिथ कौन है, हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, उसने जो है ये स्टेटमेंट दी है अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है उन्होंने अपनी बुक में दी थी और इनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए 2-3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, बुक का नाम का भी आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से, अ फॉल इन डिमांड और राइज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। अगर डिमांड कम हो गई है, ठीक है, या सप्लाई जो है बढ़ गई है, इससे क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, डिक्रीजेस द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, न्यूट्रलाइजेस द चेंजेस इट द प्राइस, या बेसिकली न्यूट्रलाइजेस द चेंज इन द प्राइस, डिटरमाइंस द प्राइस इलास्टिसिटी। आपसे वो कह रहा है कि डिमांड कम हो गई है और या सप्लाई बढ़ गई है तो इसका प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो प्राइस जो है उस प्रोडक्ट का भी फॉल करना पड़ेगा, प्राइस जो है वो कमोडिटी का डिक्रीज हो जाएगा, तभी जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी जो है अपने उसमें पूरे ट्रैक पर आ जाएगी। चलिए, नहीं तो सप्लाई बढ़ती रहेगी, डिमांड होगी नहीं, तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज ही बनती रहेगी, हमारा जो है स्टॉक बढ़ता रहेगा। चलिए, द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य तथा कीमत स्तर के बीच में कैसा संबंध है। ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट, इनवर्स, प्रोपोर्शनल या स्टेबल। आपको बताना है कि अगर वैल्यू ऑफ मनी मतलब पैसे की जो वर्थ है, परचेजिंग पावर जो है उसका और प्राइस लेवल का क्या फर्क है। देखिए प्राइस बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाएगी। देखिए 100 रुपए ही है, अब प्रोडक्ट जो है वो मुझे 110 रुपए का मिल रहा है, तो वो 100 रुपए की वैल्यू खत्म होगी। पहले वो मुझे 90 रुपए में मिल रहा था, अब वो 110 रुपए में मिल रहा है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब उल्टा रिलेशनशिप है। एक में कोई भी चेंज आएगा, बढ़ेगा, तो दूसरे में फॉल ही होगा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार, द बेसिक causal relationship between price level and value of money is that as the price level goes up the value of money goes down। सीधा सी बात है, मतलब इनमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट देखेंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू
डेप्रिसिएशन की मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारा जो भी एक कैपिटल होता है कंपनी का, एसेट्स जो होते हैं जैसे मशीनरी हो गई या कोई भी किसी तरीके का कोई प्लांट है, उसमें जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर विद टाइम आती है, वो कि वो बिगड़ गई, उसमें उसकी वैल्यू डिटेरियोरेट हो गई, ये सारी चीजें किस में इंक्लूड करते हैं, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, आपके पास ऑप्शंस हैं, वो उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, जीएनपी माइनस एनएनपी, एनएनपी माइनस जीएनपी, जीएनपी माइनस जो हमारी पर्सनल इनकम है, या पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। अगर आपको फॉर्मूला याद है, हम लोग इसमें कैसे कैलकुलेट करते थे, हम लोग कहते हैं एनएनपी, हम लोग बात करते थे एनएनपी किसके बराबर करते थे, चलिए मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ। हम लोग कहते हैं कि एनएनपी किसके बराबर है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये मैंने आपको नेशनल इनकम की पूरी प्रॉपर एक वो सीरीज बता दी थी कि एनएनपी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए हम लोग हमेशा डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, देखिए डेप्रिसिएशन कैसे आ जाएगा, अगर हमने यहाँ लिखा है एनएनपी किसके बराबर है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन यहाँ चला गया है, यहाँ पे जो है एनएनपी आ जाएगा, तो डेप्रिसिएशन किसके बराबर हो जाएगा, जीएनपी प्लस एनएनपी। क्लियर है इतनी चीज, तो चलिए जीएनपी प्लस एनएनपी देख लेंगे कहाँ पर है वो हमारा। ओके, तो यहाँ पे जो है जीएनपी, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, जीएनपी प्लस एनएनपी करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीएनपी प्लस एनएनपी करने पे हमारा डेप्रिसिएशन आता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस का साइन जो है लगा देंगे। इतनी चीज क्लियर है, जीएनपी प्लस एनएनपी करेंगे तो हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से। In an economy, the sectors are classified into public and private on the basis of, हम लोग कहते हैं कि यार ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ये हम लोग किस बेसिस पे बोलते हैं। ऑप्शंस आपके पास, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस पे, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज या यूज ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग किस बेसिस पे कहते हैं कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है, वो डिपेंड करता है कि वो उसकी ओनरशिप किसके पास है। अगर वो उसका जो ओनर है या वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वो हमारी पब्लिक सेक्टर है। अगर उस कंपनी का ओनर एक प्राइवेट पर्सन है या एक नॉर्मल इंडिविजुअल है तो वो बन जाती है हमारी प्राइवेट कंपनी। तो ये जो है हमारी पब्लिक प्राइवेट किस पे बेस्ड होती है, हमारी ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस पर बेस्ड होती है। चलिए स्टैगफ्लेशन, ये टर्म हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एक सिचुएशन है, मतलब बेसिकली दो टर्म्स हैं, किस पे बेस्ड है, स्टैग और फ्लेशन, ये दो टर्म्स यूज हो रही है यहाँ पे। स्टैग का मतलब है यहाँ पे स्टैग्नेशन या स्टैग्नेंट, और फ्लेशन का मतलब है यहाँ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेंगे, स्टैग्नेशन एंड डिफ्लेशन, स्टैग्नेशन एंड रिसेशन, इन्फ्लेशन या रिकवरी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। स्टैगफ्लेशन का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। स्टैग्नेशन जो है कॉम्बिनेशन है स्टेगनेंट वर्ड का, स्टेगनेंट का मतलब मैंने आपको बताया था तब भी, वो चीज जिसमें या तो कोई चेंज ना हो या बहुत थोड़ा सा चेंज हो। इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है उसको कोई चेंज नहीं हो रहा है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है उस सिचुएशन में, और हमारी इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेकिन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो कम हो रही होती है उस सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पे कोई शो उसमें डिफरेंस नहीं आ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक अननेचुरल सिचुएशन है जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल जाती है। दिस इज स्टैगफ्लेशन, स्टेगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ लेकिन हाई इन्फ्लेशन। चलिए, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय, अगर इंडिया में बात करें जो हमारी नेशनल इनकम एस्टिमेट्स है वो कौन प्रिपेयर करता है, ऑप्शन है आपके पास, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नेशनल इनकम कमेटी या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल इनकम की एस्टिमेशन इंडिया में कौन करता है। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको एक आध दिन पहले भी पूछा था कि नेशनल इनकम की जो एस्टिमेशन है फॉर द फर्स्ट टाइम किसने की थी, उसका करेक्ट आंसर था दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर करंटली हम बात करें, करंटली जो है नेशनल इनकम की एस्टिमेशन कौन करता है इंडिया में, वो करते हैं हमारे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी एस्टिमेशन करता है। तो आपको सारे तरीके से आंसर्स पता होने चाहिए। चलिए
यहाँ पे आप देख लीजिए, जो हमारा CSO जो है हमारे नाउ डेज जो है वो करता है हमारी नेशनल इनकम को मेजर। नेशनल इनकम में वो किस किस सेक्टर्स को जो है इंक्लूड करते हैं, हमारी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है सबकी जो है एस्टिमेशन वो लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर, growth in national income at current prices, growth in savings ratio या improvement in the balance of payment position। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो देखिए, जहां पे ग्रोथ की बात होगी वहां पे पर कैपिटा की बात जो है वो जरूर होगी। ठीक है, पर कैपिटा एक प्रति व्यक्ति आय की बात जरूर होगी जब जहां पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी। इतनी चीज क्लियर है। अगर हम लोग बेस्ट इंडेक्स देखें तो वो कहाँ पे पता चलेगी, जहां पे हम लोग बात करेंगे रियल इनकम की। ठीक है, पर कैपिटा इनकम की जब हम बात करेंगे रियल इनकम पे, तो हमारा जो है बेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी हुई है उसका हमें आइडिया लगेगा। तो बेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर। पर कैपिटा इनकम मैं आपको बता चुकी हूँ। और रही बात रियल इनकम की, रियल इनकम होती है वो जीडीपी जहां पे प्राइस चेंजेस का हम लोग इफेक्ट नहीं देख रहे होते, मतलब जो मार्केट में या जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे होते, वो होती है हमारी रियल इनकम या रियल वेज या रियल जीडीपी होती है वो। चलिए, कंज्यूमर सोवरेनिटी मींस, सोवरेनिटी का मतलब मैं आपको पहले भी बताया है, सोवरेनिटी का मतलब होता है जहां पे एक पर्सन के पास, एक इंडिविजुअल के पास जो भी वो चाहता है उसके पास वो करने की पूरी आजादी हो, दैट इज सोवरेन। हम लोग अपने प्रियम्बल में भी पढ़ते हैं, अगर आपको पता है तो हम सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट ऐसे टर्म्स पढ़ते हैं। वहां पे सोवरेन का मतलब ये है कि हमें पूरी आजादी है कुछ भी एक्टिविटी करने की। तो कंज्यूमर सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है आपको यहाँ पे ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास, कंज्यूमर्स आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम एज दे लाइक, consumers have the power to manage the economy, consumers expenditures influence the allocation of resources, या consumers goods जो है are free from government control। कंज्यूमर सोवरेनिटी बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन ए, जहाँ पे कंज्यूमर जो है अपनी इनकम को वो जैसा चाहे वैसा स्पेंड करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी इनकम को जो स्पेंड कर सकते हैं, वो बताता है हमारा कंज्यूमर सोवरेनिटी। फटाफट से देख लेंगे। कंज्यूमर सोवरेनिटी एक थियोरी है that consumer preferences determine the production of goods and services। बेसिकली यहाँ पे जो वोट होती है कि उन्होंने अपना पैसा जो है वो कहाँ पे खर्च करना है, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन कंज्यूमर सोवरेनिटी थ्योरी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल इनकम इंक्लूड, जो हमारी राष्ट्रीय आय है वो इसमें से क्या इंक्लूड करता है। ऑप्शन है आपके पास, फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम, पॉकेट मनी ऑफ अ चाइल्ड, विनिंग ऑफ अ लॉटरी प्राइज या कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाउस। नेशनल इनकम में इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, बहुत सिंपल चीज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस जो है बेसिकली इसमें पैसा लगा भी होता है और इसमें कोई ना कोई न्यू चीज जनरेट भी हुई होती है, इसीलिए जो है इसको हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द सिचुएशन इन विच टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, वो नहीं होगा फॉर श्योर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, या परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ब्रेक इवन पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे हमारा टोटल कॉस्ट जो है टोटल रेवेन्यू के बराबर आता है, वो होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऊपर है, सेल्स नीचे है, तो इस पॉइंट पे हमारा एक कंपनी को क्या फेस करना पड़ता है, लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। और जैसे ही हमारी सेल्स जो है या टोटल जो हमारे रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे रेवेन्यू या कॉस्ट है, अब यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है, तो यहाँ पे कंपनी को क्या अर्न हो रहा है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज, बहुत सिंपल है, मैं आपको आई थिंक इसी वीडियो में भी एक बार एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो वहां पे डिमांड कर्व कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, नेगेटिवली स्लोप, पॉजिटिवली स्लोप या यू शेप। बहुत सिंपल सी बात है, अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो वहां पे जो है हमारी डिमांड कर्व जो है कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल होगी एक्स एक्सिस के। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि ये जो है हमारी डिमांड, यहाँ पे हमारी एवरेज इस पॉइंट पे जो है डिमांड और प्राइस जो है बिल्कुल वो हो गई, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन के लिए। ठीक है, प्लस यहाँ पे डिमांड जो होती है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला यहाँ पे एक सिनारियो चलता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
आज का वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इफ वी नो, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट की मतलब इवेंचुअली जो है प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, एंड वैल्यू एडिड इसमें हमने क्या क्या चीजें और ऐड की हैं कि इसकी प्राइस निकालने के लिए, ये हमें इसका जो है दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा अगर हमें क्या पता है। ऑप्शन है आपके पास वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वैल्यू ऑफ सेल्स या वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हुई है, मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य अगर मुझे पता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू पता है, तो मुझे सिंपल सी बात है दोनों के बीच में वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडिड के बीच में जो है फर्क पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं अगर वैल्यू एडिड की बात करें, वैल्यू एडिड का मतलब होता है जितनी भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से हम लोग अपनी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जो है माइनस कर देते हैं तो हमारा वैल्यू एडिड आ जाता है। तो अगर हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू पता है तो हमें इन दोनों वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडिड के बीच का भी फर्क पता चल जाता है। चलिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था हमारे लास्ट क्वेश्चन था, हमने 50 क्वेश्चन जो है आज के भी कवर कर लिए हैं। विद दिस वी आर डन विद 400 क्वेश्चंस, 400 एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमने कवर यहाँ पे कर लिए हैं। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट, कुछ न्यू थ्योरीज पता चल रही हैं, तो आपको ये चीज अटेंड करने में बहुत मजा आ रहा है। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो आज की वीडियो अटेंड नहीं कर पाया वो इसको देख सके और उसको इसका पूरा बेनिफिट हो। चलिए, जैसा मैं हर रोज कहती हूँ आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, बस अच्छे से पढ़ना है, वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है, इस सिचुएशन का बहुत अच्छे से फायदा उठाना है घर पे रहकर ही। चलिए, आई सी यू टुमारो एट सेम टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच।